दोस्तों 26 अगस्त 2021 को भारत के श्रम मंत्रालय ने एक ई श्रम कार्ड योजना स्टार्ट की थी, जिसमें सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ई श्रम कार्ड बनवाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने ये कार्ड बनवा लिया होगा या फिर कार्ड को बनवाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि जो ई श्रम योजना है आखिरकार वो क्या है, जो ई श्रम कार्ड बनेगा उसमें कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से लोग इसको बनवा सकते हैं और कौन से लोग इसको नहीं बनवा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत पड़ती है। सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं वाइट टी चक्कर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे थोड़ी सी हेल्प मेरी भी हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ई श्रम योजना आखिर में है क्या। देखिए दोस्तों, इंडिया में एक सर्वे कराया गया। सर्वे में ये पाया गया कि भारत के लगभग 40 करोड़ मजदूर या फिर 40 करोड़ लोग हैं वो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असंगठित क्षेत्रों का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आप एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर आपका कोई भी नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है। आपने बहुत सारे लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे होंगे, जैसे कि सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो सब गलियों में सब्जी बेचने आते हैं। छोटे किसान होते हैं, हम मकान बनवाते हैं तो दिहाड़ी पे मजदूर आते हैं। धोबी होते हैं या फिर जो मोची का काम करते हैं वो होते हैं। दर्जी होते हैं। ये सभी ऐसे लोग होते हैं कि ये कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इनको काम मिल गया तो ये पैसा कमा लेंगे, अगर इनको काम नहीं मिला तो भाई इनके पास एक भी पैसा नहीं आएगा। तो अभी लॉकडाउन के समय में हमने देखा होगा कि भाई इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि भाई सब जगह पे लॉकडाउन था। और भी मान लीजिए इन फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इन लोगों के पास काम नहीं होगा, तो इनके पास अपने गुजारे करने के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। तो सरकार ने इन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की है, जिसे हम ई श्रम योजना कहते हैं। इसमें कि कार्ड बनाया जाता है। तो इस योजना के क्या क्या लाभ हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकते हैं और कौन से व्यक्ति इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। तो सरकार ने इस योजना के लिए जो पहली शर्त रखी है वो ये रखी है कि भाई आपकी जो उम्र है वो 18 से लेके 60 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी योजना जो गवर्नमेंट ने आपके लिए रखी है कि आप टैक्स पे ही नहीं होने चाहिए, मतलब कि आप अगर सरकार को टैक्स देते हैं, यानी कि आपकी इनकम इतनी है कि आप सरकार को टैक्स देते हैं, तो फिर आप इस योजना के साथ में नहीं जुड़ सकते हैं। तीसरी जो मेन शर्त रखी गई है वो ये है कि आप जो है किसी भी रजिस्टर्ड या फिर संगठित कंपनी के अंडर में काम नहीं करने चाहिए। अब संगठित कंपनी क्या होती है कि मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं जहाँ पे आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है, यानी कि एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है। बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि आपने टाटा देखी होगी, रिलायंस देखी होगी। तो इनमें जो काम करते हैं एम्प्लॉय, आपने देखा होगा कि वो रजिस्टर्ड होते हैं पूरी तरीके से, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है और पूरा उनका जो डाटा होता है कंपनी के पास सेव होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है। और जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि आप EPFO और ESI का मेंबर्स नहीं होना चाहिए। अब EPF का मतलब होता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ये मान लीजिए कि जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो उससे रिलेटेड ये स्कीम होती है। और जो ESI होती है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होती है, यानी कि जो राज्य की तरफ से बीमा योजना चलाई जाती है उसके अंडर में आप मान लीजिए। तो अगर आप इन दोनों योजनाओं का हिस्सा हैं तो फिर आप इसमें जो है ई श्रम कार्ड की योजना से आप नहीं जुड़ सकते हैं। वैसे जो इस योजना से जुड़े होंगे उनको इस बारे में पूरी नॉलेज होगी, तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं। तो यार इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने लगभग 380 ऐसे काम की लिस्ट बनाई है जो जिसके अंडर अगर आप काम करते हैं तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब 380 योजनाओं को तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, मतलब काम को मैं बता नहीं सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। PDF में मैंने जो है लिंक दे दिया है, आप उसको पढ़ लेना। बट मेन जो है मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सीमांत किसान आ गए, दर्जी आ गए और बढ़ई आ गए, रिक्शा खींचने वाले आ गए एंड सब्जी बेचने वाले आ गए, पेंटर आ गए, हैंडक्राफ्ट का जो काम करते हैं वो आ गए, किराना की दुकान हो गई, मोबाइल शॉप्स हो गई। इनफैक्ट अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं बट आप जैसे किसी रजिस्टर्ड कंपनी के अंडर नहीं करते हैं तो भी आप इसमें आ जाते हैं। तो कुल मिला के मेरा ये मैंने देखा उस लिस्ट में कि आपकी कोई भी लिस्ट हो बट आप एक रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर नहीं आ रहे हैं तो आप अपना ये कार्ड बनवा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
बाकी जो भी अगर आपको मन में डाउट हो कि आप लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं मतलब आपको बता दूंगा कि आप ये कार्ड बनवा सकते हैं या फिर नहीं बनवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेन कि भाई इस कार्ड से कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलने वाला है। अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपके साथ में कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाती हैं, भगवान ना करे, तो अगर आप मतलब पार्शली डिसेबिलिटी होती है, पार्शल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब आप के चोट लग जाती है बट इतनी चोट लगती है कि आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, तो उस स्थिति में आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। वहीं आपकी मतलब मैं फिर कहूँगा भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप मतलब काम करने लायक ही ना रहें, आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट आपके साथ में हो जाए, तो सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि वो आपको प्रदान की जाएगी। दूसरा जो सरकार ने इसमें फ़ायदा ये बताया है कि मान लीजिए कि आप इस स्कीम के अंडर आते हैं और आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में आपकी हेल्प की जाएगी। अब ये हेल्प कैसे की जाएगी इसके बारे में सरकार ने भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तीसरा ये है कि मान लीजिए कि अगर आप कल को घर बनवाते हैं तो घर के अंदर भी आपकी बनवाने के अंदर आपकी सहायता की जाएगी। और मान लीजिए कोई आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत ही महंगा इलाज है उस हॉस्पिटल का, या फिर आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट कराते हैं जो बहुत ही महंगा है, कॉस्टली है, तो उसमें सरकार की तरफ से आपकी सहायता की जाएगी। और 2 फायदे जो पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगे वो मैं ज़रूर बताऊंगा। पहला ये कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनकी डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी का जितना भी खर्चा, जितने भी अरेंजमेंट होते हैं वो इस कार्ड की मदद से आपके पूरे के पूरे अरेंजमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि एक अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से। दूसरी चीज़ जो सरकार ने बहुत अच्छी दी है वो है स्किल अपग्रेडेशन। अब ये चीज़ है क्या, मान लीजिए आप किसी भी काम को करना जानते हैं बट आप उस काम को अच्छे से करना नहीं जानते हैं, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको दर्जी का काम आता है बट आप चाहते हैं कि मैं उसको और अच्छे से करना सीखूं, या फिर कोई भी काम हो लीजिए का मैकेनिक का, किसी भी XYZ का कोई भी काम हो, आप उसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो सरकार आपकी हेल्प करेगी, आप अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएँ। अब ये चीज़ें किस तरीके से चलेंगी अभी तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं है क्लियर, बट हाँ कुछ ना कुछ तो स्टेप लिया जाएगा। बट ये 2 जो फ़ायदे मुझे लगे एक बीमा का, ये 3 मेन फ़ायदे हैं जो मुझे आपको बताने बहुत ज़रूरी लगे। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए कि भगवान ना करे भाई अभी हमने 2020 में या फिर 2021 में भी कुछ ऐसा समय देखा था जब लॉकडाउन पूरी तरीके से हमारे भारत पर इम्पोज हो गया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब माइग्रेट वर्कर्स थे, वो बाहर प्रदेशों में कमाते थे, उनके पास नौकरी का कोई ज़रिया नहीं रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी लोगों को। तो अगर इन फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो सरकार जो भी सहायता राशि होगी वो सीधी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा जो है लेसन लिया है गवर्नमेंट ने, जो लॉकडाउन लाया कोरोना की वजह से जितनी भी हमारे देश में प्रॉब्लम्स हुई थी उससे एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। एंड बाकी जो मतलब बीमा को छोड़कर कोई भी ऐसा फ़ायदा खास मुझे मतलब क्लियर गवर्नमेंट ने बताया नहीं है कि इस तरीके से हेल्प करेंगे। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको इसको बनवाना कैसे है। बनवाने के लिए सिंपली आपके पास में 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला आपका आधार कार्ड और दूसरा आपका बैंक अकाउंट की डिटेल, या फिर मैं यह कहूँ कि बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। आप ये 2 चीज़ों को लेकर नज़दीकी जो आपके साइबर कैफ़े हैं या फिर जो जन सुविधा केंद्र होते हैं उन पे चले जाइए। वैसे तो सरकार कोई भी फ़ीस नहीं लेती है, बिल्कुल फ्री में आपको बना के देती है, बट हाँ साइबर कैफ़े वाले जो भी आपसे 50 रुपये 30 रुपये लेते हैं वो उनकी फ़ीस आप उनको दे दीजिएगा। अगर आपको सेल्फ आपका मोबाइल नंबर अगर मान लीजिए कि लिंक है आपके आधार कार्ड से, तो आप खुद इसको बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। मोबाइल से आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, या फिर अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बता दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ भाई जितनी नॉलेज आपको चाहिए होगी वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी होगी। अगर फिर भी कुछ सवाल या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, जय हिंद।